अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1970 का दौर था जहां दो सुपर पावर यानी सोवियत यूनियन और यूएस स्पेस रेस में लगातार एक दूसरे को कम्पीट करना चाहते थे और इसी हवाले से हर मुल्क लगा हुआ था लगातार ढेर सारों सैटेलाइट और मिशन स्पेस में बेचने और सबसे आगे जाने की। लेकिन यहाँ पर हर मिशन सक्सेसफुल नहीं हुई और हर मिशन अपने मंजिल पर नहीं पहुंची। अब जो मिशन फेल हुआ उस मिशन के सारी चीज़ें यानी सैटेलाइट, रॉकेट जो भी, वो सब आज तक हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द स्पेस में घूम रहे हैं, जो कभी भी एक ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर सकती है। इसकी मिसाल है कॉस्मो 482 जो 1972 में सोवियत यूनियन ने वीनस के लिए रवाना किया था, लेकिन ये मिशन अपनी मंजिल पर ना पहुंच पाया और फेल हो गया और ये 53 साल तक ज़मीन के इर्द गिर्द भटकते हुए भूत की तरह घूमता रहा और आखिर में मई 2025 में ये ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है और इंडियन ओशन में जाकर गिरता है। अब ज़रा सोचो कि अगर ये किसी डेंस पॉपुलेटेड एरिया पर गिरती तो कितनी तबाही फैलाती। कुछ लोगों का कहना था कि यह एक वेकअप कॉल थी कि डिब्रीज स्पेस में खुद ब खुद ख़त्म नहीं होती और ना ही वो ज़मीन से दूर जाती है, बल्कि ये कभी कभार ख़तरनाक हथियार बन सकता है, क्योंकि ये जिस स्पीड से ज़मीन की तरफ आती है वो स्पीड किसी भी कन्वेंशनल वार में सबसे बड़ी हथियार इस्तेमाल करने के बराबर तबाही कर सकता है। अब यहाँ पर यह समझना बहुत ज़रूरी है कि स्पेस जंक है क्या। स्पेस जंक हकीकत में हर वो चीज़ जो स्पेस में रह जाती है उसको कहा जाता है स्पेस जंक। अब बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि ये पुराने सैटेलाइट होते हैं, हालांकि ये बहुत बड़ा मिक्स है, यानी पुराने रॉकेट के बस्टर्स या फिर सैटेलाइट के टूटे हुए पैनल या इवन एक छोटी सी स्क्रू ड्राइव या फिर एक रॉकेट से उतरा हुआ छोटा सा पेंट का टुकड़ा जो 8 किलोमीटर फी सेकंड रफ्तार से स्पेस में घूमती है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मुताबिक इस वक्त स्पेस में 12 लाख से ज़्यादा डिब्रीज के टुकड़े ऐसे हैं जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और लगभग 50,000 टुकड़े ऐसे हैं जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है, जिसका मतलब है डेथ क्लाउड, यानी ये लो अर्थ ऑर्बिट में 8 किलोमीटर फी सेकंड के रफ्तार से घूम रही है। अब जरा सोचो कि अगर एक स्क्रू ड्राइव भी 8 किलोमीटर फी सेकंड के रफ्तार से किसी सैटेलाइट से टकरा जाए तो उसका इम्पैक्ट एक टैंक के गोले से भी ज्यादा होगा, जिसका मतलब है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। लेकिन ये प्रॉब्लम यहाँ ख़त्म नहीं होती, यह वक्त के साथ साथ खतरा मजीद बढ़ता जाएगा। 30 दिसंबर 2024 को केन्या के माखुइनी काउंटी में, जहां पर लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मशगूल थे, कि अचानक से आसमान से 500 किलो का एक डिब्री गिरा। लोगों के घरों के आसपास लोहे के टुकड़े बरसने लगे, पैनिक मच गया और लोगों का ये ख्याल था कि ये तो बम बरस रहे, लेकिन बाद में फिर अथॉरिटीज़ ने कंफर्म कर दिया कि ये एक स्पेस मिशन की डिब्रीज थी जो कि अनकंट्रोल्ड होके वापस ज़मीन पर गिरी। अब ये एक नया रिमाइंडर था कि स्पेस जंक सिर्फ स्पेस के ऑर्बिट के लिए ही ख़तरा नहीं, बल्कि ये ज़मीन के लिए भी एक रियल थ्रेट है। अब इसके कुछ ही वक्त बाद एक शॉकिंग इवेंट होता है जहां पर स्पेस एक्स का एक स्पेस एयरक्राफ्ट जो मिशन कंप्लीट होने के बाद वापस आ रहा है, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो तुर्क आइलैंड के पास एक्सप्लोड हो जाता है। एक्सप्लोजन होने के बाद उस डिब्रीज के जितनी भी टुकड़े थे वो सब के सब समंदर में तो गिर जाते हैं, लेकिन FAA को ज़रूर यह ख़तरा लाहिक हुआ कि उन्होंने डिब्रीज रिस्पांस एरिया डिक्लेयर किया, जहां पर वो एयर कंट्रोल करते थे कमर्शियल एयरलाइन की कि यहाँ पर ना जाए, ताकि ये डिब्रीज के टुकड़े कमर्शियल एयरप्लेन के साथ ना टकराया जाए और किसी बड़े हादसे के शिकार आम और बेगुनाह लोग ना हो जाए। ये सब इंसिडेंट एक पैटर्न बनाते हैं। पहले तो सिर्फ ऑर्बिट का ख़तरा होता था, लेकिन अब ये डिब्रीज एयर स्पेस और ज़मीन तक आने लगे हैं और साइंटिस्ट का कहना है कि हर साल 26% चांसेस होते हैं कि ये डिब्रीज डेंस पॉपुलेटेड एरिया के जोन के ऊपर गुजरे। यूरोप,
अमेरिका और एशिया पैसिफिक जैसे बिजी रूट पर सोचो कि अगर एक 500 किलो वजनी टुकड़ा आकर किसी शहर के बीच में बिल्कुल हिट करे तो कितनी तबाही फैलाएगी। स्पेस जंग आज एक टेक्निकल या एक साइंटिफिक इशू नहीं रही, बल्कि ये ग्लोबल सर्वाइवल इशू बन चुकी है। जब जब हम सैटेलाइट की तादाद बढ़ाते जाएंगे, ज़्यादा सैटेलाइट स्पेस में भेजते रहेंगे, वहाँ जंग्स भी ज़्यादा होते जाएंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि ज़मीन के नज़दीक ऑर्बिट्स एक वार जोन में बदल जाएगी, जहाँ पर एक जंग दूसरे से टकराएगा, दूसरा तीसरे से, और ये एक चेन रिएक्शन होगा। और उस दिन सैटेलाइट लॉन्च करना या फिर स्पेस ट्रेवल करना हम सब का एक ख्वाब ही रह जाएगा। इस थ्रेट का सबसे बड़ा फ्रेमवर्क किसलर सिंड्रोम है, यानी डोनाल्ड किसलर की थ्योरी के मुताबिक एक कोलिजन कई सारे कोलिजन्स को ट्रिगर कर सकता है और ये डोमिनो इफेक्ट पूरे ऑर्बिट को अनस्टेबल कर सकता है। 2009 में इरिडियम कॉस्मोस क्रैश इस थ्योरी का जिंदा सबूत है, जहां एक फ्रेगमेंट से कई सारे और फ्रेगमेंट बने और ये खुद दूसरे टकराव का शिकार हो गए। अब अगर ये चेन रिएक्शन अनकंट्रोल हो गया तो हमें सैटेलाइट करना एक ख्वाब ही सिर्फ दिखाई देगा। अब प्रॉब्लम सिर्फ स्पीड और कोलिजन का नहीं है, ओवर क्राउडिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यानी कमर्शियल कंपनीज जैसे कि स्पेस एक्स, वनवेब और चाइना का मेगा कॉन्स्टेलेशन हज़ारों नई सैटेलाइट्स लॉन्च करने की तैयारी ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। सिर्फ स्पेस एक्स कॉन्स्टेलेशन 6000 से ज़्यादा एक्टिव सैटेलाइट रखता है। यानी ज़मीन के आसपास ऑर्बिट के शेल्स बिल्कुल जंक्स और सैटेलाइट के बीच में फ़र्क आपको नहीं दिखाई देगा। इतनी भीड़ हो चुकी है कि उधर सैटेलाइट और जंक्स में फ़र्क करना बिल्कुल मुश्किल हो गया। यानी एक छोटी सी कोलिजन कभी भी हो सकती है। तो अब आते हैं फ्रेगमेंटेशन इवेंट्स की तरफ। यानी जब भी किसी रॉकेट की फ्यूल टैंक फट जाती है या फिर सैटेलाइट फेलियर की वजह से टूट जाते हैं तो वो हज़ारों नए टुकड़े स्पेस में छोड़ देते हैं। अब सिर्फ 2024 के अंदर मल्टीपल फ्रेगमेंटेशन इवेंट के दौरान हज़ारों नए टुकड़े स्पेस में ऐसे ही बिखर गए जो किसी बुलेट से कम नहीं। अब यही छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स किसी भी एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर को हीट कर सकते हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर ये डिब्रीज किसी आबादी में गिरते हैं और उससे कोई डैमेज नुकसान हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। लायबिलिटी कन्वेंशन 1972 के मुताबिक वो स्टेट जिम्मेदार होगा जहां से ये सैटेलाइट लॉन्च की गई थी। मिसाल के तौर पर अगर एक रशियन सैटेलाइट लॉन्च हो गई है और इसने किसी दूसरी कंट्री में जाके कुछ डैमेज किया तो रशिया कंट्री इस लायबिलिटी पे करने की रिस्पॉन्सिबल होगी। लेकिन ऐसा है नहीं। थ्योरेटिकली तो ये मुमकिन है, लेकिन प्रैक्टिकली ये इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। हर डिब्रीज को ट्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि इस एक मिशन में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। मिसाल के तौर पर किसी सैटेलाइट का रॉकेट आता है यूरोप से, पेलोड आता है यूएस से और लॉन्च पैड इस्तेमाल होती है एशिया का, तो जब वो डिब्री सालों बाद वापस ज़मीन पर री एंट्री कर देती है तो ये ट्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि असल में इसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आती है। और ख़ासकर इंश्योरेंस कंपनी या अगर किसी मुल्क के आपस में डिस्प्यूट चल रहे हो तो वहाँ पर ये चीज़ और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और बाज़ केसेस में तो कंट्रीज़ लायबिलिटीज़ डिस्प्यूट एक्सेप्ट ही नहीं करते और बहुत ज़्यादा केस अनसॉल्व्ड और पेंडिंग ही रह जाते हैं। अब इसी के साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजीज़ भी अडॉप्ट की जा रही है। जापान और स्विट्ज़रलैंड का एक मुश्तरका प्रोजेक्ट जिसको कहा जाता है क्लीन स्पेस वन, जो कि एक्चुअली एक फ्यूचरिस्टिक रोबोटिक आर्म यानी रोबोटिक हाथ पर काम कर रही है जो कि डिब्रीज को पकड़ के ऑर्बिट से बाहर फेंके। और इसके साथ साथ लेज़र टेक्नोलॉजी भी अंडर कंसिडरेशन है, यानी कि लेज़र को इस्तेमाल करके डिब्रीज को एटमॉस्फेयर में ही जला देना। ये टेक्नोलॉजी भी अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। बाय द वे इसको कहा जाता है लेज़र ब्रूम। तो अब सवाल यह है कि इसको रोका कैसे जाए या इसका सलूशन क्या है। स्पेस एजेंसी जैसे ESA या फिर नासा नए रूल इंट्रोड्यूस करा रही है, जिनमें से एक है
पैसिवेशन का मतलब ये है कि सैटेलाइट और रॉकेट का बचा हुआ फ्यूल ख़त्म कर देना, ख़ासकर वो सैटेलाइट जब वो ख़राब हो जाए या फिर काम के ना रहे तो उसको थोड़ा सा ऊपर ऑर्बिट की तरफ, जिसको ग्रेवयार्ड ऑर्बिट कहा जाता है, वहाँ पर धकेल दिया जाए या फिर उसके फ्यूल ख़त्म की जाए, ताकि वो एक ऑपरेशनल ऑर्बिट में भीड़ ना बने या फिर वो फट कर मज़ीद डिब्रीज स्पेस में ना फैलाए। स्पेस एक फ्रंटियर है, लेकिन हमने बदकिस्मती से उसको एक कचरे का मैदान बना दिया है। केन्या में गिरे हुए डिब्रीज के टुकड़े हो या फिर इंडियन ओशन में सुएज का गिरा हुआ स्पेस क्राफ्ट हो, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि ये प्रॉब्लम अब सिर्फ ऑर्बिट का ही एक प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या इस टिकिंग बम को पूरी दुनिया टाइम पर न्यूट्रलाइज कर पाएगी, या फिर यही डिब्रीज जो इंसानों की बनाई हुई है ये खुद आके हमारे शहरों को और हमारे साइंस को बेबस कर देगी। आप क्या सोचते हैं कि टेक और जो स्पेस लॉस है वो वक्त पर इस हवाले से काम करेगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।